दोस्तों नमस्कार। मैं आपका साथी रामविलास बागी। दोस्तों छात्र छात्राओं से जुड़ी हुई डेली न्यूज की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। दोस्तों ये चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का घंटी दबाएं ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंच सके। साथ ही वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राओं को लाभ हो सके। दोस्तों पहली महत्वपूर्ण जानकारी, बोर्ड की कॉपियों पर पहली बार होगी नंबरिंग। दोस्तों 22 फरवरी से शुरू हो रही यूपी बोर्ड की परीक्षा के लिए सभी जिलों में उत्तर पुस्तिकाएं पहुंचने लगी। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में नकल माफियाओं के इरादे नाकाम करने के मकसद से इस साल उत्तर पुस्तिकाओं में सुरक्षा मानकों को और बढ़ा दिए गया है। पहली बार उत्तर पुस्तिका के भीतरी पृष्ठों पर नंबरिंग पेज 1, 2, 3 की गई है। इससे अंदर के पन्नों की अदला बदली की आशंका पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। एवं बा उत्तर पुस्तिकाओं के कवर पृष्ठ पर क्रमांक मुद्रित कराया गया है। प्रदेश के सभी जिलों के लिए धागे की सिलाई युक्त उत्तर पुस्तिकाओं की व्यवस्था की गई है ताकि स्टेपलर की पिन निकालकर पन्ने जोड़ने व बदलने न जा सके। हाई स्कूल की आ पुस्तिका डार्क ब्राउन रंग एवं बी कॉपी डार्क वायलेट रंग की है। वहीं इंटरमीडिएट की आ पुस्तिका डार्क मैजेंडा पिंक रंग और उत्तर पुस्तिका बा डार्क लाल रंग में छापी गई है। उत्तर पुस्तिकाओं की रूलिंग भी कवर के रंगों के अनुसार की छपाई की गई है। उत्तर पुस्तिका एवं कला पत्रादि के कवर पृष्ठ तथा अंतिम पृष्ठ माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश का लोगो सिक्योरिटी कोड के तहत छपवाया गया है। उत्तर पुस्तक के अंदर पृष्ठ पर भी लोगो लगाया गया है। हाई स्कूल में पंजीकृत छात्र 15,71,668। इंटरमीडिएट हाई स्कूल में पंजीकृत छात्राएं 13,75,638। कुल 29,47,324। इंटर में पंजीकृत छात्र 14,12,806। छात्राएं 11,48,076। कुल 25,60,882। दोस्तों अगली महत्वपूर्ण जानकारी, ईबी परीक्षा का कार्यक्रम जारी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने कई पाठ्यक्रमों की परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। MBA RD प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा 16 जनवरी से शुरू होगी। BCA प्रथम सेमेस्टर पुराना पाठ्यक्रम और BCA डाटा साइंस पुराना पाठ्यक्रम की प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा 12 जनवरी से होगी। इसके अतिरिक्त BCA प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा भी 12 जनवरी से प्रारंभ होगी। MLIB प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा 16 जनवरी से, MPED द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा 22 से और BVOC ऑटोमोबाइल प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा 11 जनवरी से प्रारंभ होगी। दोस्तों यूपी PCS साक्षात्कार में डिप्टी कलेक्टर बने तो कैसे दूर करेंगे समस्याएं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 3 दिन से चल रही प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में तीसरे दिन तक सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा 2023 के आधे से अधिक अभ्यर्थियों के साक्षात्कार हो गए। यह प्रक्रिया 2 दिन से चल रही है। पिछले 2 दिनों के सापेक्ष बुधवार को अभ्यर्थियों से उनके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक परिवेश से अधिक प्रश्न पूछे गए। तथ्यों के बजाय निर्णय लेने वाले प्रश्नों पर ज़्यादा फोकस रहा। इसके माध्यम से त्वरित निर्णय लेने की क्षमता का आकलन किया गया। इस दौरान सरकारी कार्यप्रणाली के प्रति उनके सकारात्मक और नकारात्मक पहलू जानने के लिए भी कई प्रश्न किए गए। ग्रामीण परिवेश के अभ्यर्थी से पूछा गया कि गाँव की 5 मुख्य समस्याएं बताएं। समस्याओं के कारण क्या हैं और आप SDM बने तो इनको कैसे दूर करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा व्यवस्था कैसी है, इसे बदलाव करने का मौका मिलेगा तो सबसे पहले आप क्या कदम उठाएंगे। राजनीति शास्त्र विषय के अभ्यर्थी से हाल ही में कानूनों में हुए संशोधन पर कई प्रश्न पूछे गए। बुधवार को साक्षात्कार देने वालों में कई ऐसे अभ्यर्थी थे जो पहले से नौकरी में हैं और SDM बनने के लिए परीक्षा में शामिल हुए हैं। ऐसे ही एक अभ्यर्थी प्राइमरी स्कूल में हेडमास्टर है। उनसे बेसिक शिक्षा विभाग की कमियां पूछी और इसमें सुधार का उपाय पूछा गया। नई शिक्षा नीति क्या है और इससे क्या बदलाव आएगा। मालदीव का मामला इस समय चर्चा में क्यों है। महिला अभ्यर्थी से पूछा गया कि आप SDM बनी तो महिला सशक्तिकरण के लिए क्या करेंगे। लक्षद्वीप को क्या मालदीव के विकल्प के रूप में पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जा सकता है। वहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जा सकता है। अभ्यर्थियों से उनके गृह जनपद से जुड़े प्रश्न किए गए। एक अभ्यर्थी से पूछा गया कि बलिया को राम से किस तरह जोड़ सकते हैं। सेना में नौकरी कर चुके अभ्यर्थी से पूछा कि सेना के अपने अनुभव से प्रशासनिक व्यवस्था को कैसे बेहतर कर सकते हैं। कुछ अभ्यर्थियों से जुड़े अयोध्या से भी प्रश्न पूछे गए प्रश्न, रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में क्या जानते हैं। गरीबी उन्मूलन कैसे करेंगे। ग्रामीण इलाकों में विकास का अभाव है, इसमें कैसे सुधार करेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की निष्पक्ष नियुक्ति कैसे हो।
हिट एंड रन कानून किस सत्र में प्रस्तुत किया गया, इससे क्या फायदे और नुकसान होंगे, आपके क्षेत्र में दंगा हो रहा है तो क्या करेंगे, क्या लाठीचार्ज का आदेश दे देंगे या कोई दूसरा कदम उठाएंगे, कोई महिला आपसे शिकायत करती है कि आपके सहयोगी ने उसका यौन शोषण किया, इस शिकायत पर आप क्या करेंगे। दोस्तों अगली महत्वपूर्ण जानकारी, शिक्षकों के जिलों में परस्पर तबादले। आज से बेसिक स्कूलों में लंबे समय से परस्पर तबादले का इंतजार कर रहे कुछ शिक्षकों की प्रक्रिया बृहस्पतिवार से शुरू हो जाएगी, जबकि कुछ का भी इंतजार करना होगा। विभाग जिले के अंदर परस्पर तबादले की प्रक्रिया 11 से 13 जनवरी के बीच पूरी करेगा। इसमें 20,752 शिक्षक शामिल है। वहीं एक से दूसरे जिले के परस्पर तबादले की प्रक्रिया न्यायालय के निर्णय के क्रम में आएगी। विभाग की ओर से लंबे समय से परस्पर तबादले की प्रक्रिया शुरू की गई है, किंतु इसमें पूरी प्रक्रिया करने के बाद गर्मी व जाड़े की छुट्टियों में ही रिलीविंग व ज्वाइनिंग कराने का निर्णय लिया गया था। इसी के तहत विभाग ने पिछले दिनों तय किया कि परस्पर तबादले की प्रक्रिया 11 से 13 जनवरी के बीच पूरी की जाएगी, क्योंकि 15 जनवरी से बेसिक स्कूल खुल जाएंगे। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने सभी बीएसए को निर्देश दिया है कि एनआईसी की ओर से बनाए गए पोर्टल पर जिले के अंदर परस्पर तबादले के लिए अर्ह शिक्षकों की सूची उपलब्ध है। बीएसए इसके अनुसार शिक्षकों को कार्य मुक्त व कार्य भार ग्रहण कराने की प्रक्रिया 11 से 13 जनवरी तक हर हाल में पूरा करेंगे, ताकि आगे शैक्षिक कार्य प्रभावित न हो। वहीं एक से दूसरे जिले के परस्पर तबादले रोके जाने से शिक्षकों में नाराजगी है। दोस्तों अगली महत्वपूर्ण जानकारी, कृषि विभाग में 1051 पदों पर होगी बहाली, आवेदन 15 से। दोस्तों बिहार सरकार में कृषि विभाग में 1051 पदों पर बहाली होगी। लंबे समय के बाद कृषि विभाग की ओर से एक साथ इतनी रिक्तियां निकाली गई हैं। बिहार लोक सेवा आयोग को परीक्षा कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अभ्यर्थी 15 जनवरी से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 28 जनवरी है। आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि परीक्षा नियमावली बीपीएससी की वेबसाइट पर है। सबसे अधिक प्रखंड कृषि पदाधिकारी के 866 पदों पर होगी। अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, उप परियोजना निदेशक, आत्मा सहायक निदेशक एवं समकक्ष कुल 155 पदों पर भर्ती होगी। वहीं सहायक निदेशक के 19 और पौधा संरक्षण निदेशक के 11 पदों पर भर्ती निकाली गई है। चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा 3 विषयों की होगी, जिसमें सामान्य हिंदी के 100 अंक का एक प्रश्न पत्र होगा, सामान्य ज्ञान का 100 अंक का एक प्रश्न पत्र होगा, संबंधित विषय के 200 अंकों के 2 प्रश्न पत्र यानी 400 अंकों की परीक्षा होगी। परीक्षा 2-2 घंटे की होगी। इसमें वस्तुनिष्ठ सवाल पूछे जाएंगे। सामान्य हिंदी की परीक्षा में पास करना अनिवार्य, इसमें 30 अंक लाना होगा। लिखित परीक्षा में सफल होने वाले का 50 अंकों का साक्षात्कार होगा। इस परीक्षा पर पूर्व से कार्य करने वाले कर्मियों को कुछ अंकों का वेटेज भी दिया जाएगा। दोस्तों अगली महत्वपूर्ण जानकारी, जेईई भर्ती का अंतिम परिणाम जारी करने के लिए दिए ज्ञापन। जेईई भर्ती का अंतिम परिणाम जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने बुधवार को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन प्रदेश भर में जिलाधिकारी को सौंपा। अभ्यर्थी बीते 50 दिनों से इको गार्डन में धरना दे रहे हैं। धरने का नेतृत्व कर रहे उत्तर प्रदेश कृषि छात्र संघ के उपाध्यक्ष मयूर वर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने वर्ष 2018 में जेईई भर्ती निकाली थी। इसकी परीक्षा हुए 1.5 साल बीत जाने और योग्य अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन होने के बाद भी अंतिम परिणाम प्रकाशित नहीं किया गया है। इससे अभ्यर्थियों में नाराजगी है। राजधानी में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने वालों में प्रभात वर्मा, सुशील मौर्य, सुनील त्रिपाठी, अनिल कुमार आज शामिल रहे। दोस्तों 62 वर्ष में रिटायर होंगे कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिक। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों से संबंध कृषि विज्ञान केंद्रों में कार्यरत साइंटिस्ट को 60 वर्ष में रिटायर करने का आदेश रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि ये वैज्ञानिक विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर को मिल रही सुविधाओं के हकदार हैं। इसलिए कृषि विज्ञान केंद्र के साइंटिस्ट भी 62 वर्ष की आयु में रिटायर होंगे। साथ ही ये बकाया वेतन सहित 62 वर्ष की आयु तक कार्य करने के हकदार हैं। हाईकोर्ट ने यह आदेश डॉक्टर अनिल कुमार कटियार व अन्य सहित 5 याचिकाओं को स्वीकार करते हुए दिया है। दोस्तों पाइथन समेत 8 कोर्स ऑनलाइन शुरू। एकेटीयू ने पाइथन, मशीन लर्निंग समेत 8 ऑनलाइन कोर्स शुरू कर दिए। यह कोर्स छात्रों के लिए पूर्णतः निःशुल्क संचालित किए जाएंगे, जिनके लिए रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय ने संबद्ध कॉलेजों के विद्यार्थियों के लिए इंडस्ट्री एकेडमिया इंटरेक्शन प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसके तहत सॉफ्ट प्रो इंडिया टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड की मदद से 8 ऑनलाइन कोर्स संचालित किया गया है। इस संबंध में डीन ट्रेडिंग एंड प्लेसमेंट प्रोफेसर अरुणिमा वर्मा की ओर से सभी संबद्ध कॉलेजों और संस्थाओं को सर्कुलर जारी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि बीते वर्ष 7 नवंबर को आयोजित टीपीओ संवाद में छात्रों की टेक्निकल स्किल को बढ़ावा देने के लिए सॉफ्ट इंडिया टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के संग एमयू किया गया था। जानकारी के अनुसार बता दें कि इसकी सहायता से संबंध
संस्थाओं के छात्रों के लिए 8 ऑनलाइन कोर्स प्रारंभ हो सकेंगे। अधिक जानकारी के लिए छात्र छात्राएं AKTU की वेबसाइट भी देख सकते हैं। ये कोर्स होंगे शुरू। ऑनलाइन पाइथन कोर, जावा, ऑटोकैड, वेब टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग, कैड टूल्स फॉर ME और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन कोर्स की शुरुआत होगी, जिनमें दाखिले के लिए छात्र पंजीकरण करा सकेंगे। PhD सुपरवाइजर के लिए मांगे आवेदन। संशोधित PhD अध्यादेश 2023-24 के तहत PhD सुपरवाइजर बनने के लिए आवेदन मांगे गए। इस संबंध में उप परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर आशुतोष द्विवेदी ने सर्कुलर जारी कर दिया है। जानकारी के अनुसार बता दें कि इसमें कहा गया है कि कॉलेज लॉगिन पर गूगल फॉर्म मुहैया करा दिया गया है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें, साथ ही लाइक कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।